नमस्कार, राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम जनसंसद में आपका स्वागत है। हम यहाँ हैं धौलाधार की खूबसूरत गोदी में बसे पालमपुर में। जहाँ पर है CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय ने पिछले अपने 3.5 दशक के बेहतरीन कार्यकाल में बहुत ही उम्दा उपलब्धियाँ की हैं, और जिसने जो मॉडल दिया है वह हिमालयी क्षेत्र में कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कृषि वैज्ञानिक और साथ ही साथ नीति निर्माता, साथ ही साथ और भी कृषि के क्षेत्र के प्राध्यापक। इनसे हम जानेंगे कि पहाड़ की जटिल परिस्थितियों के बीच में कितना कठिन है कृषि अनुसंधान, कैसे हासिल की गई उपलब्धियाँ और भविष्य की क्या रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर SK शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानेंगे सबसे पहले कि ये बहुत भारी देश है जहाँ की अलग अलग विषम परिस्थितियाँ हैं। खुद हिमाचल प्रदेश में भी 4 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी जलवायु जो है सेंट्रल एशिया से मिलती जुलती है। क्या खास किया आपने और कितनी मंजिलें छुई हैं आपने और कहाँ आगे जाना है अभी? चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय एक ISO सर्टिफाइड संस्थान है, और टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार भारतवर्ष में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें से इसका 6ठा स्थान है। अभी तक इस विश्वविद्यालय से करीब 5000 विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के वो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मानव संसाधन है उसको इनरिच किया है। बिल्कुल बिल्कुल एनरिच किया है। डॉक्टर साहब, जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे अनुसंधान क्या क्या खास जो है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में करीब 6 लाख हेक्टेयर्स का जो एरिया है वो कृषि योग्य है, और हिमाचल प्रदेश में जो खेती है वो 350 मीटर से लेके 3500 मीटर तक होती है। अलग अलग जलवायु हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास 3 केंद्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, और इसके अलावा हमारे पास 10 अनुसंधान के केंद्र व उपकेंद्र हैं। और आज तक हमारे विश्वविद्यालय ने करीब 140 के करीब अलग अलग फसलों में प्रजातियां प्रजनन की और किसानों तक गई, और किसानों को उससे बहुत लाभ हुआ है जी। मैं आपको बताऊं, अभी आप जो कर रहे थे अनुसंधान वाला, तो डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे खास अनुसंधान जो पाइपलाइन में हैं और जो हुए हैं जी। जैसा कि अभी आपको हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीजों का महत्व को देखते हुए हम जो है वो 141 उन्नत किस्में जो हैं वो विभिन्न फसलों की जो कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं उनकी दे चुके हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में विशेषतः जो है वो मक्का, गेहूं और धान जो है ये 3 मुख्य फसलें हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विविधीकरण को देखते हुए सब्जियां जो हैं वो भी विशेष रूप से उगाई गई हैं। अगर मक्का की किस्मों की हम बात करें तो हमारा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 9 उन्नत किस्में दे चुका हुआ है, धान की 19 किस्में दे चुका है, और गेहूं की जो है वो 22 किस्में जो हैं वो प्रदेश के किसानों को हम उपलब्ध करवा चुके हुए हैं। इसी तरह से सब्जियों की जो है वो 25 उन्नत किस्में हम प्रदेश के किसानों को उपलब्ध करवा चुके हुए हैं। जहाँ तक ये उन्नत तकनीक की बात है तो हम अभी तक जो है कृषि के क्षेत्र में जो है वो 90 उन्नत तकनीकें जो हैं कृषि संबंधी, चाहे वो ये जो है हमारी फसलों की बीमारियाँ या कीड़े जो लगते हैं उनके रोकथाम संबंधी हों, चाहे वो खाद कितनी डालनी है उसके संबंधी हों, चाहे
पानी जो है उसको कैसे संरक्षण करना है और उससे कैसे सिंचाई करनी है, चाहे उसके संबंधी हैं। इस तरह से हम जो हैं वो 90 उन्नत किस्में प्रदेश के किसानों को कृषि संबंधी उपलब्ध करवा चुके हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप जो है अनुसंधान के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या प्रमुख अनुसंधान उपलब्धियां रहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जो आज़ादी मिली उसके बाद जो एक प्रोग्राम चलाया गया था लैब टू लैंड, यानी बिना ज़मीन पर अनुसंधान को अगर ज़मीन पर नहीं उतारा गया तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं होता। तो उसको ले आने की दिशा में आपका विभाग बड़ा महत्वपूर्ण है। उस दिशा में क्या क्या कुछ खास किया गया है, हम जानना चाहेंगे। प्रसार शिक्षा निदेशालय ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जो फसलों की किस्में व तकनीक थे उनको किसानों बागवानों तक पहुंचाने के लिए एक सराहनीय कार्य किया है और जिससे किसान लाभान्वित हुए हैं। इस कार्य के लिए प्रसार शिक्षा निदेशालय ने कृषि विज्ञान केंद्रों व विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रदर्शन व प्रशिक्षण के द्वारा इन सब तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय ने विशेषकर जो व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए हैं, मुख्यतः जिसमें खुम्ब उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग और भी विभिन्न पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, हरित गृह, उसमें जो लगाए जाने वाले फसलें हैं उनके माध्यम से किसानों की जो आर्थिकी है वो मजबूत हुई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल ही प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 हज़ार किसानों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसमें कि युवा और महिलाएं भी शामिल होती हैं। और हमारी एक यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन है जिसका 01894 230 395 नंबर है। उससे माध्यम से किसान घर बैठे ही अपनी कृषि संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर सकता है। डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि आप लोग सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं और कोई किसान अगर संपर्क करना चाहे तो आप लोगों से संपर्क कर सकता है मेलों के मार्फत, कृषि वैज्ञानिकों से, और आपके जो अलग अलग सेंटर्स हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, खासतौर पर जो महिलाएं हैं वो पूरे पर्वतीय अंचलों में, चाहे आप लेह लद्दाख से लेके आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कहीं चले जाएं, वो पहाड़ में खेती की रीढ़ है। वो बाकी जगहों पर भी है लेकिन पहाड़ में खास तौर पर। तो उस दिशा में विश्वविद्यालय ने क्या कुछ ध्यान दिया है कि उनको कैसे और सबल बनाया जाए, ताकतवर बनाया जाए, क्या कैसे कर रही हैं आप जी? जैसा कि आपने कहा कि जितनी भी महिलाएं हैं, कृषक महिलाएं हैं, वो ज़्यादा खेतीबाड़ी में काम करती हैं और हमारे गृह विज्ञान महाविद्यालय ने कुछ ऐसे जेंडर फ्रेंडली टूल्स बनाए हैं जिससे कि उनको थकावट कम हो और उनका पोस्चर ठीक रहे और उनकी कार्य क्षमता भी बनी रहे। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और इसके बाद हम जानेंगे कि जो कठिन पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, उनमें अभी भी तमाम अनुसंधान प्रयासों के बावजूद, विस्तार के बावजूद किस तरह की चुनौतियां हैं। अभी जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या खास उपलब्धियां रहीं, अब हम जानना चाहेंगे कि तमाम अनुसंधान के जो प्रयास हुए, विस्तार के प्रयास हुए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इतनी सारी योजनाएं चलाई गई, इसके बाद भी जो कठिन पर्वतीय इलाके हैं, खासतौर पर हिमाचल जैसे, वहाँ इस समय खेती की चुनौतियाँ क्या हैं, खासतौर पर इस परिप्रेक्ष्य में कि आबादी का दबाव बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, पानी का संकट। आप मौजूदा चुनौतियों को किस रूप में देते हैं? मैं आपके पास आना चाहूँगा जी। जो पहली चुनौती है कि हम पहाड़ी क्षेत्र की एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल बनाएं जी, जिसके लिए यह कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें काम हुआ है पर थोड़ा हुआ है और काम करने की ज़रूरत है कि हमारा कृषि कैसे टिकाऊ बने, सस्टेनेबल बने। दूसरा है कि जो एक जैविक खेती है जी, वो भी बहुत ज़रूरी है पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि इसका एक कुदरती लाभ है और आने वाले समय में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने एग्रोकेमिकल्स यूज़ हो रहे हैं
उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो दूसरी चुनौती जो है कि हमें कैसे जैविक खेती की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है। जलवायु परिवर्तन जो है वो फसलों को ही नहीं प्रभावित करता है, परंतु हमारे जो पशु हैं उनको भी प्रभावित करता है। इस जलवायु परिवर्तन को कैसे हम एड्रेस करें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तो होगा ही होगा, परंतु उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी करनी चाहिए, तैयारी है, क्या टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जी जो इसका तो नहीं डॉक्टर साहब, क्या आपसे जानना चाहेंगे क्या उन तैयारियों के लिए जो हमारा अनुसंधान तंत्र है वो तैयार है? कुछ वो क्या चुनौतियां ले रहे हैं आप जो? हाँ, इसी विषय पे ऊपर जो है वो चर्चा चली हुई थी, तो इसी में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अभी तक जो है वो फसल चक्कर जो है कैसे बदल चुके हुए हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। या फिर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं फसलों के जो कि पहले नहीं होते थे और अब जो आना शुरू हो गए हुए हैं। तो इस दिशा के ऊपर जो है वो विश्वविद्यालय जो है वो एक डेटाबेस जो है वो बना रहा है निचले क्षेत्रों से लेकर ऊपर के क्षेत्रों तक। इसमें एक आपको मैं उदाहरण देना भी चाहता हूँ, जो जलवायु परिवर्तन की एक सबसे उत्तम उदाहरण है कि हमारे कुछ एक इलाके जो जहाँ पर जो पहले सेब उत्पादन के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कि जैसे कि अब गर्मी बढ़ गई, तो वहाँ पर जो है वो सेब की चिलिंग रिक्वायरमेंट अब पूरी नहीं हो पाती है, तो वो वहाँ पर सेब होना बंद हो गया और वहाँ पर जो है अब सब्जी उत्पादन जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया। इसी तरह से कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं कि जो हमारे स्पीति एरिया है वहाँ पर बिल्कुल भी सेब नहीं होता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन हो गया, अब गर्मी बढ़ गई है थोड़ी, तो वहाँ पर अब सेब जो है वो लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। तो विश्वविद्यालय जो है इस दिशा में जो है वो पहले ही अनुसंधान के लिए जो है वो कार्यरत है और इसमें जो है अनुसंधान चला हुआ है जी। इसमें डॉक्टर साहब जैसे अभी बातें हो रही थी जो जैसे आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से जो पशु संसाधन हैं उनके दिशा में क्या करने की ज़रूरत है अभी, वो भी एक चुनौती है बड़ी। मैं माननीय कुलपति जी के जलवायु परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा और भी जोड़ना चाहूँगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अभी जो हमारे प्रदेश में पशु हैं इनमें काफ़ी ऐसी जीवाणुओं से जो बीमारियां थी जो पहले एकदम लुप्त हो गई थी वो फिर से वापस आने लगी, और कई ऐसी बीमारियां उनमें अब आने लगी हैं जो नई हैं, जो बाहर से के देशों से भी आने लगी। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और हम जानते हैं करीब 75% जो जीवाणुओं की बीमारियां हैं वो जानवरों की, पशुओं की और हमारे ह्यूमंस की आपस में शेयर करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम के लिए बन सकती है। और दूसरी जो हमारे हिमाचल में ख़ासतौर पे ऐसे पशु थे जैसे स्पीति हॉर्सेस हैं, जैसे चीगू बकरियां हैं, जैसे पहाड़ी गाय हैं, और ये भी लुप्त होते जा रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य पशु हैं हमारे पास, इनका हमने संरक्षण करना पड़ेगा, इनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। और तीसरे तौर पर जो इस चुनौती को सामना करने के लिए हमें जल्दी ही कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक्स भी बनाने पड़ेंगे ताकि हम पशुओं के जो रोग हैं उनका एकदम से हम निदान कर सकें और इनको कंट्रोल भी कर सकें। जी देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक दो बातें और रह गई इसमें खासतौर पर चुनौतियों में। एक तो जो बातें उभर के आ रही पूरे देश भर में, खासतौर पर मनरेगा के आने के बाद उसका गरीब लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर ज़रूर असर पड़ा है, लेकिन एक आम समस्या आ रही है कि खेती के लिए मजदूर मिलना बहुत बंद हो गया। इसीलिए फार्म मशीनीकरण जो है जिसको कहिए, और ऐसी मशीनें जो कि लोगों के जेब लायक हों, क्या उसकी दिशा में कुछ प्रयास किया जा रहा है? उस चुनौती से कैसे निपटा जा रहा है? कृषि अभियांत्रिकी विभाग इस संबंध में जो मशीनरी और उपकरण हैं उसके लिए काफ़ी काम कर रहा है, और काफ़ी मशीनरी ऑलरेडी जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनाई जा चुकी हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो आपने कहा कि लेबर नहीं मिल रहा है, श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो कृषि यंत्र हैं या उपकरण हैं उसमें जो पैसा है वो ज़्यादा लगता है,
और जो यहाँ की क्षेत्रफल है, जो किसानों के पास छोटे किसान हैं या मझले किसान हैं, उनके पास क्षेत्रफल बहुत कम है। अगर उनके लिए अगर हम कृषि यंत्र की बात करें तो एक तरह से बहुत मुश्किल है कि हर किसान को यंत्र दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया है और मैं किसानों से ये बार बार हम लोग अपील भी की है कि आप लोग या तो कोऑपरेटिव सिस्टम की तरह काम करें या एज ए एंटरप्रेन्योर, उद्यमी के रूप में। उद्यमी जो है, क्योंकि उद्यमी जो है, एक उद्यमी पूरे के पूरे यंत्र खरीद कर और कम से कम 8-10 किसान के वो काम कर सकता है। तो उद्यमी के रूप में 4-5 लाख रुपए खर्च करे और वो उद्यमी, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के थ्रू हमने यहाँ पर पावर टिलर और कुछ उसके यंत्र लोगों को दिया और उसके थ्रू एक सीज़न में कम से कम 70,000 रुपये वो जो है उन यंत्रों के द्वारा वो कमा सकते हैं। तो ये कहना यहाँ पर ज़रूरी होगा कि यंत्रों को हर किसान रखे, ये उचित नहीं है। यंत्रों को रखना है तो उसको किराए पर या उसको जो है कोऑपरेटिव सिस्टम के थ्रू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारा जो खास तौर पर चुनौतियों का जो सेगमेंट है यहीं ख़त्म होता है। फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आगे बात करेंगे भविष्य की रणनीतियों पर। बहुत बार बातें ये होती है, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, कठिन इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, उनके बारे में एक आम शिकायत होती है कि योजना भवन से बनती हैं और इसलिए वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। उसको ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग की ज़रूरत होती है वहाँ में, यानी हिमाचल के एक छोटे से गांव से योजना बन करके वहाँ जाए। तो ये बातें तो खैर हद तक दूर हो रही जब से जो है पंचायती राज के कुछ मामलों में बदलाव आए हैं। लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जब ये इतने बड़े पर्वतीय भूभाग में जब खेतीबाड़ी की मौजूदा चुनौतियां हैं, उसको लेकर के आप क्या करने जा रहे हैं, क्या परिकल्पित कर रहे हैं? 12वीं योजना में आपकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकताएं क्या होगी? तो पहली तो ये चुनौती है और ये हमारा कार्यक्रम रहेगा विश्वविद्यालय का बड़ा कार्यक्रम कि हम अपनी फसलों में नई नई वैरायटीज़ का प्रजनन करें और उनका हम सीड पैदा करें जो किसानों तक जाए। ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारी विश्वविद्यालय की पहली प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन से जो नए नए पैथोजेंस आ रहे हैं, रिसर्जेंस हो रही है इनकी जी, उनको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि जब वैराइटीज़ हम रेजिस्टेंट बनाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है और कंप्लीट रेजिस्टेंस नहीं आती है। तो उनकी जो मैनेजमेंट है जी जी, वो भी प्रायोरिटी है। खास करके सब्जियों में वहाँ बहुत बीमारियाँ और कीड़े मकोड़े आते हैं। तीसरा है हमारा जो जैविक खेती है, ये भी हमारा एक बहुत प्रायोरिटी चुनौती है जिस पर भी हमारा डिपार्टमेंट है, विभाग है और उस पर कार्य करने। उसके बाद ये जो हमारा कृषि में मशीनीकरण है, जी जी, जैसे लेबर बहुत महंगी हो गई है और जो मशीनें काम करके देती हैं वो शायद लेबर या आदमी जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इसका भी एक बड़ा थ्रस्ट रहेगा। इसके अलावा जो पशुपालन में हिमाचल के लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी है। जो एग्रीकल्चर में जो इनकम होती है उसका 40% जो है वो पशुपालन से आता है और 56 लाख के करीब पशु हैं। आपसे जानेंगे डॉक्टर साहब कि जो पशुपालन के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उससे निजात पाने के लिए 12वीं योजना में क्या परिकल्पित किया है? पशुपालन से जो संबंधी योजना जो हिमाचल प्रदेश के संबंध में उपयोगी हैं उससे मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में जो महाविद्यालय है उसमें जर्मप्लाज कंजर्वेशन, जो पहाड़ी काव है उसका अपना ही महत्व है। उसकी जो न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू है वो हेल्थ एस्पेक्ट्स के लिए बहुत उपयोगी है, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो लोकली अवेलेबल जो ग्रासेस हैं या फॉलिएज है उससे उस पर आधारित जो है हम फीड तैयार करेंगे, वो एक हमारी आवश्यकता होगी। और बहुत से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सीबकथॉर्न है उससे जो है एनिमल्स के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स पोल्ट्री के लिए डेवलप किए जाएंगे, ऐसा हमारा। और जो पशु संबंधी रोग हैं, जैसा वीसी साहब ने कहा कि माइग्रेटरी एनिमल्स के जो रोग हैं वो अन्य जानवरों से विपरीत होते हैं, अलग होते हैं, तो उस पर भी अनुसंधान की आवश्यकता है।
और इस पे एक अनुसंधान योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबमिट। डॉक्टर साहब, एक दो बातें और रह जाती हैं, जैसे कि आधी आबादी के सामने जो चुनौतियां हैं। दूसरी चीज़ जो कि खेतीबाड़ी के सामने एक बड़े संकट के रूप में निरूपित होता है, वो है जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो है वो सीधे आपसे तो नहीं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट में बात आती है तो वो कृषि विश्वविद्यालय की रिसर्च में ज़रूर वो बात आती है, जो है। और तीसरी जो मुझे लगता है कि एक और टिकाऊ खेती के मामले को लेकर के, कि ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में, क्योंकि ये गंगा जमुना के मैदानों जैसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो उस तरह से टिकाऊ खेती और कम लागत की खेती, जैसा कि भी आपने जैविक खेती, तो उस बारे में जो और हमारे जो यहाँ विद्वान बैठे हैं हम जानना चाहेंगे। तो जैविक खेती, जिसको दूसरे शब्दों में आप कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती के रूप में जैसे हम बोल रहे हैं, इसके ऊपर जो हमारी रिसर्च है उसको फार्मर्स के पास ले जाने की ज़रूरत है, जो अपने आप में एक चुनौती है। कुछ रिसर्च हम इसके ऊपर कर चुके हैं, कुछ फसलों में रिसर्च कर चुके हैं पालनपुर में, और जो हमने पैकेज उसकी डेवलप की है वो हम एक्सटेंशन के थ्रू अब फार्मर्स के पास ले जा रहे हैं। और एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है, RKVY के थ्रू एक प्रोजेक्ट से हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने लगभग 2500 फार्मर्स को सिलेक्ट कर लिया है, और लगभग 2000 हेक्टेयर के करीब जो ज़मीन है वो हमने फार्मर्स के जो खेतों में ऑर्गेनिक खेती करने जा रहे हैं। और जो भी हमारी यहाँ जो हमने रिकमेंडेशंस यहाँ दी हैं या जो हमने यहाँ उपलब्धियाँ की हैं ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, उसको हम फार्मर्स के पास ले जा रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि फार्मर्स के पास जब आप ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो फार्मर्स को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसकी मार्केटिंग है। अगर मार्केटिंग नहीं है तो फार्मर ऑर्गेनिक क्यों करेगा? जब वो इनऑर्गेनिक से ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो ऑर्गेनिक नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले, हम हमेशा मीटिंग्स में डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होती है या गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होती है, उसमें हमारा विशेष मुद्दा यही रहता है कि हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को मार्केट से लिंक करना है। जी, मार्केट से लिंकेज होगी जब हम फार्मर के दुनिया भर में तो ऐसे भी जैविक उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। जी। डॉक्टर साहब, हमारा समय सीमित है और हम चाहते हैं कि इसको जो समापन करें, जो आधी आबादी के समक्ष चुनौतियां हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खास तौर पर पर्वतीय इलाकों में, जैसा हमने पहले बात की थी, कठिन परिस्थितियों के बीच में जो महिला किसान हैं उनको, और भी बहुत सारी बातें हैं, क्या 12वीं योजना में कुछ ऐसी सोच है जिसको लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? जैसे हमने स्मॉल स्केल पे किया था, अब हम उसको एक पायलट स्टडी के रूप में करने जा रहे हैं। इसमें है कि जैसे जो भी वैल्यू एडेड आयरन रिच प्रोडक्ट्स हैं वो हम कुछ पीरियड के लिए उनको देंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे कि वो कैसे, जो उनके पास फसलें उपलब्ध हैं, ठीक दामों पे, उचित दामों पे उपलब्ध हैं, उससे वो व्यंजन बना सकते हैं। और जो भी टारगेट ग्रुप हैं, जैसे बच्चे हैं, धात्री माताएं हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको वो ठीक से पोषण दे सकें। देखिए, हमारे विश्वविद्यालय में एक एनालिसिस हुआ है जी। देखा गया है, हमने अपने विश्वविद्यालय में भी एनालिसिस किया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किया है कि अगर आप कृषि शिक्षा और अनुसंधान पर 1 रुपया लगा रहे हैं तो किसानों को 7 रुपये उसका इनकम होती है। चाहे आप वो पुल बनाइए, सड़क बनाइए, हवाई जहाज चलाइए, रेल चलाइए, इतना प्रॉफिट जो है वो किसानों को नहीं मिलता जितना जो है वो कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर लगाने पर मिलता है जी। तो मेरे विचार में सरकार को कृषि शिक्षा और अनुसंधान में अधिक से अधिक पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो आउटपुट और आउटकम है वो सीधा किसान को जाती है। डॉक्टर साहब, आखिर में जो आपने बातें कही हैं, आपने अगर कभी गौर किया हो तो जो एग्रीकल्चर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने अभी भी जो 12वीं योजना को लेकर के जो रिपोर्ट दी उसमें इसी बात को खास तौर फोकस किया है और उसका मानना है कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा ये देश की रीढ़ है। और चाहे जितना इसमें GDP में उसका योगदान कितना ही कम होता चला जाए, लेकिन एक बड़ी आबादी, जैसे आप हिमाचल की बात करिए तो करीब 70% आबादी आज भी खेती बाड़ी पर निर्भर है और उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ज़्यादा संसाधन देने की ज़रूरत है, समर्थन देने की ज़रूरत है और ज़रूरत है जो हमारे कृषि अनुसंधान और शिक्षा से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनको और मजबूत बनाया जाए। आगे हम और किसी अनुसंधान केंद्र में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।